Hello friends, myself Dr. Sunita Kanoi. I am available at Shashwat Hospital, Raipur. Welcome to my channel Gynagyan. So today we are talking about health of a woman across the lifespan. So हम कवर करने वाले हैं ऐसी एक जर्नी, इतनी सुंदर जर्नी जो एक नारी की पूरी ज़िंदगी में किस दौर से वो गुजरती है, हम उसे देखने जा रहे हैं. कितने सारे चैलेंजेस, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स. सो लेट अस स्टार्ट. Let us fasten your seatbelt for this beautiful journey and we are ready to take off. एक वुमेन जो है, नारी, एक एक्सेस होती है अपने फैमिली की, अपने सोसाइटी की, पूरे नेशन की और पूरे दुनिया की. उसी के चारों तरफ पूरी दुनिया घूम रही होती है. ये एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे उसके नाम से मनाया जाता है. आज हर फील्ड में हम देखें तो नारी आगे है. तो वो नारी अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने सारे चैलेंजेस फेस करती है. वुमेन्स हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये सिर्फ एक अब्सेंस ऑफ डिजीज़ या इंफॉर्मिटी नहीं है. इट इज़ along with physical health, it is the well-being of mental, social, psychological, emotional and सारे हेल्थ को मिलाकर हेल्थ जो प्रॉपर हम बोलते हैं एक वुमेन्स हेल्थ है. सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन ऑल द हेल्थ. वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो वुमेन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ क्वाइट मोर देन मेन्स. 6 to 8 years इन लोग ज़्यादा जीते हैं. तो इनके स्टेजेस लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होते हैं. पहले तो उसके जो फर्स्ट चैलेंजेस है वो बर्थ से पहले ही उसे फेस करना होता है. दैट इज़ इंट्रायूट्राइन. गर्भ के अंदर ही उसे बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना होता है. आजकल के जो मॉन्स्टर्स हैं, सेक्स सिलेक्शन के नाम का मॉन्स्टर, जबकि सरकार इतने सारे नियम कानून लगाई हुई है तो ये इसमें बहुत कमी आई है. और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतनी सारी नारियां हैं और हम पूरे हाथ मिलाकर एक दूसरे का कोशिश करें कि इसको हम अवॉइड करें. हम खुद ना करें, आस पड़ोस के लोगों को ना करने दें, ताकि हमारे सामने, हमारे आसपास फलती फूलती नारियां रहें. और यही है, कोई देश का डेवलपमेंट देखें तो उस देश की नारियों का डेवलपमेंट देखा जाए तो हमें पता चलता है कि वो देश कितना डेवलप्ड है. नेक्स्ट स्टेज आता है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यंग एडल्ट्स, रिप्रोडक्टिव एज, पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज. तो हर फेज में अपने अपने उसके चैलेंजेस होते हैं. जैसा हमने बताया, सेक्स रेशियो नॉर्मल होने की बहुत कोशिश की जा रही है और हम इंडिया में बहुत कारगर भी हुए हैं उसको लेकर. ऐसा इन्फेंसी और चाइल्डहुड में भी लड़कियों को बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है. उनके घर में जो भाई है, कभी उसे न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा दिया जाता है, हेल्थ में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोई कंडीशन में उसको एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो ये सारे बैरियर को हम हाथ मिलाकर हटाएं और साथ में इक्वल इम्पोर्टेंस दें. और ये हम मान के चले कि नारी हर कदम में लड़कों से आगे है. तो इससे पहले हम थोड़ा सा, जब हम उसके प्यूबर्टी एडोलसेंस में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसके रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म को थोड़ा समझ लें. उसमें एक यूट्रस होता है जिसे गर्भ बोलते हैं और एक ओवरी, अंडादानी बोलते हैं. बच्चादानी एंड अंडादानी. तो जो ओवरी यानी अंडादानी होती है उसका काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और जो गर्भ बच्चेदानी है उसका काम है उसके अंदर की, वो गर्भ धारण करता है. यूट्रस के जो अंदर की लेयर होती है वो लेयर हर महीने प्यूबर्टी यानी मेंसेस आने के बाद हर महीने वो शेड होने लगती है. इसीलिए उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. जो हमारे को मेंस्ट्रुएशन को लेके जो मिथ्स है कि इसमें गंदा खून निकलता है या मेंस्ट्रुएशन के समय वो लड़की अशुद्ध हो जाती है या वो अचार पापड़ उसके सामने नहीं बनाया जा सकता, ये सब गलत है. मेंस्ट्रुएशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और वो शरीर का एक बहुत ही नॉर्मल मैकेनिज़्म है. तो ऐसा कोई भी मिथ्स में हम ना आए और हम इसे एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मान के ही उस फीमेल के साथ वैसा ही हम बिहेव करें. तो प्यूबर्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है वुमेन्स की लाइफ का, जिसमें उसका फिजिकल मैच्योरेशन होता है और एक वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करती है. उसमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं. साइंस में हमको उसके हेयर ग्रोथ्स अलग अलग जगह में, उसकी हाइट बढ़ने लगती है, ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं, पीरियड्स आने लगते हैं, थोड़ा सा मूड में भी चेंजेस दिखता है.
तो ये एक स्टेज है जिसके बाद उसके अंडे निकलने लगते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर किसी के साथ कांटेक्ट हुआ और स्पर्म आके मिला तो प्रेगनेंसी होने का रिस्क इसके बाद बन जाता है, और नहीं तो मेंसेस नॉर्मल होकर मेंस्ट्रुएशन होते हैं। हेल्थ इश्यूज एडोलसेंस क्या क्या फेस करते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अर्ली या लेट मेनार्की हो सकती है। आजकल हम सुनते हैं पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन, जिसमें इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, मोटापा बढ़ जाता है चेहरे में और हर जगह बाल बढ़ने लगते हैं, या फिर किसी किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है। इस एज में अनवांटेड प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सच एचआईवी इन्फेक्शन, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, और आजकल की सोसाइटी में सब्सटेंस अब्यूज़ भी बहुत कॉमन हो गए हैं। तो हमें हाथ मिलाकर ये सब चीज़ों को फेस करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, क्योंकि इस एज में मेंसेस आने लगते हैं। उस कंडीशन में उसको सेफ मेंस्ट्रुअल मेथड्स अवेलेबल करवाना, मेंस्ट्रुअल मटेरियल जो उसको पीरियड के समय यूज करना है वो उसके लिए अवेलेबल करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे वो किस तरह से सेफली डिस्पोज कर पाए ताकि एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेफ नहीं मेंस्ट्रुअल मेथड्स अच्छा यूज़ नहीं करते हैं तो वजाइनल इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में उसे आगे बच्चे गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इनफर्टिलिटी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आगे चल के ये इसकी साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, वर्क रिलेटेड, एनवायरनमेंट सभी तरफ को वो ये अफेक्ट करेगा। तो पीरियड्स के लिए हमें क्या क्या अवेलेबल प्रोडक्ट्स है जो यूज हो सकते हैं। एक तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल हैं, रीयूजेबल पैड्स है, ऑर्गेनिक प्लास्टिक फ्री सेफ पैड्स हैं, या फिर पीरियड पैंटीज अवेलेबल हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है उसे हमें रीयूजेबल जो है वो बेटर है, लेकिन अगर हम रीयूजेबल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। कपड़ा अगर यूज़ कर रहे हैं, रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धोकर धूप में सुखाया जाए और अच्छे से यूज किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हमें हर किसी को एडवाइस करना चाहिए कि 4 to 6 आवर्स में पैड को चेंज करें, बहुत उसे गीला ना होने दें, और हमें हर रोज़ नहाएं अच्छे से। ये सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब मेंस्ट्रुअल पेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इस समय लड़कियों को फेस करना पड़ता है, हेडेक, वोमिटिंग, पेन। तो ये सब के लिए आप डॉक्टर्स की एडवाइस ले सकते हैं, या कभी कभी वार्म बाथ या वार्म से गुनगुना पानी से सेक करें तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस समय अगर गर्ल्स अच्छा डाइट रखे, खाने में हेल्दी चीज़ें खाए, वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंटेशन ले, विटामिन ई, विटामिन B6 और बैलेंस डाइट के साथ बहुत तक हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम कर सकते हैं। इस समय योगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 योगा जो हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पीरियड के क्रैम्प्स को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनसेफ एबॉर्शन प्रैक्टिसेस, बर्थ ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक तो हम उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन सही दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरा हम उन्हें ये नहीं बता पा रहे हैं कि आजकल बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन्हें खुलने दें, उनके साथ डिस्कस करें और उन्हें गलतियां ना करने दें, ये हमारा जिम्मेदारी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें प्रिवेंशन के मेथड्स के बारे में बताया जाए, जैसे सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग, कॉन्डोम यूज़, ये सब उन्हें प्रमोट किया जाए। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है HPV वैक्सीन, जो आगे चल के उसके लिए सर्वाइकल कैंसर की शील्ड की तरह काम करेगी। 9 से 26 साल की हर लड़कियों को ये वैक्सीन लगना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है और उसका नाम है HPV वैक्सीन। 9 से 15 साल की उम्र की लड़कियां हैं अगर तो उन्हें 2 डोज लगेगा, और अगर 15 से 26 साल की उम्र की लड़कियां हैं तो उन्हें 3 डोज लगेगा। तो ये हमारी और आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि हर लड़कियां जो इस उम्र में हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाया ही जाए। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, जो बहुत सुनहरा और हर लड़की का सपना होता है माँ बनना। ये 20 से 44 साल की उम्र का होता है। प्रेगनेंसी केयर, इस समय हमें क्या ज़रूरत है, अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी को केयर करना है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी नारी को फेस करना पड़ता है। या फिर कभी कभी आजकल देख रहे हैं बहुत सारे IVF सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल गए हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई। क्यों? क्योंकि आजकल लेट मैरिज हो रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गई हैं, खान पान, बाहर की लाइफस्टाइल और बहुत रेडिएशन एक्सपोजर, हर किसी चीज़ का गर्भधारण में इफेक्ट होता है। तो इनफर्टिलिटी इज़ वेरी कॉमन। इसके साथ ही अनवांटेड प्रेगनेंसीज, क्योंकि एबॉर्शंस को भी बहुत उन लोग अवेल कर रहे हैं। वही जो
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और ये एनीमिया बहुत कॉमन हो गए हैं। तो कैंसर स्क्रीनिंग हमने बताया कि अगर आप वैक्सीन लगा लिए हैं या नहीं लगाए हैं, अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आपको कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूरी है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाना। तो बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें हम पैप्समियर या HPV बोलते हैं। हर लड़की नारी को 30 साल की उम्र के बाद हमें ये स्क्रीन करवाना ही चाहिए। अब प्रेगनेंसी को देखें तो हम इंडिया में मैटरनल मोर्टालिटी इज़ वेरी हाई, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मोदी जी ने बहुत अच्छे स्कीम्स लाए हैं और इसमें हमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, हमें प्रॉपर प्रीकंसेप्शनल बैलेंस डाइट में अच्छी फॉलिक एसिड युक्त, आयरन कैल्शियम युक्त आहार, हरी सब्जियां, हाई प्रोटीन युक्त खाना, ये सब हमें खाना है। और रेगुलर एंटीनेटल चेकअप आपके डॉक्टर से दिखवा के करना है। साथ में एक्टिव रहना है, योगा करना है, प्रेगनेंसी योगा बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी योगा अवेल करना चाहिए। और अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन को एकदम मना करें। सेफ डिलीवरी के लिए आप अपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को अवेल करें। जैसी आपकी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टर्शियरी केयर सेंटर्स में डिलीवरी करवाएं। साथ ही पोस्टपार्टम में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें। फैमिली प्लानिंग अगर सर्विसेज है तो उसको अवेल करें। और पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस के लिए हम अपने डॉक्टर्स की सलाह को मानें। अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए हमको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेडिकल इश्यूज़ के अलावा वुमेन्स को बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे फीमेल फिटिसाइड्स, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग। हर 3 में से 1 लड़कियां आज अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम आते हैं पेरीमेनोपॉज, जो 45 इयर्स के ऊपर की एज है। ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है। हम देखें तो वुमेन की लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है ना। कभी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अभी हम डिक्लाइनिंग फेज़ में आ रहे हैं, अभी हार्मोन्स उसके कम हो रहे हैं। पेरीमेनोपॉजल में क्योंकि हमारे हार्मोन की शील्ड धीरे धीरे कम होने लगती है, कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे किसी किसी को हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, एक्सेलरेटेड बोन लॉस, मूड स्विंग्स या फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वेट गेन, ये सारी चीज़ें होने लगती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव या पेरीमेनोपॉजल एज में हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी किसी को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर या अदर कैंसर्स, गायनेकोलॉजिकल लाइक सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर या फिर हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी हो सकती हैं, है ना। तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्क्रीन की ज़रूरत है और हम टाइमली इसको डिटेक्ट करें और टाइमली हम अपने डॉक्टर की कंसल्ट कर लें। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स में एक इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग, कभी अगर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो कभी उसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि पीरियड उड़ने वाला है, जाने वाला है, तो ब्लीडिंग होगी ही, ऐसा नहीं है। अगर कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न दिख रहा है या कुछ नया पैटर्न दिख रहा है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। वो मे भी आपको कुछ सोनोग्राफी या कुछ ब्लड टेस्ट बताएंगे आपको। एंड अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अच्छी बात है। और पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीज़ों को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम सही ढंग से स्क्रीन करते हैं और सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे एड्रेस करते हैं तो हमारा बुढ़ापा यानी ओल्ड एज बहुत खुशहाल होगा और हम हमेशा हाथ हिलाते हुए और खुश होते हुए दुनिया में रह पाएंगे। अब इस एज में ऑस्टियोपोरोसिस यानी क्योंकि हमारी हड्डी कमज़ोर होने लगती है, हार्मोन्स हमारे कम होने लगते हैं, तो फ्रैक्चर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर है, अगर थोड़ा सा गिर जाए तो कूल्हे की हड्डी, हाथ की हड्डियों का फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको इम्पॉर्टेंट है कि इस एज में हम अपना खान पान को अच्छा रखें, खाने में कैल्शियम, विटामिन डी को इंक्लूड करें। हड्डी की मजबूती की जांच, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, वो इजीली अवेलेबल है, वो करवाते जाएं। अगर स्मोकिंग, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसे बंद करें। रेगुलर एक्सरसाइज एंड को हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। हार्ट डिजीज इस एज में बहुत कॉमन है, वो भी हार्मोनल विड्रॉल की वजह से ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें रेगुलर हेल्थ हार्ट चेकअप भी कराना है। नो मैटर हम कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन में है, हमें क्या करना है, ईट हेल्दी, बी एक्टिव, स्ट्रेस को मैनेज करना है और अपने आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। हेल्दी में हमें बैलेंस डाइट खाना है। एक्टिव रहने के लिए हमें स्ट्रेस को भी मिटाना बहुत ज़रूरी है। एक वुमेन की लाइफ एक जॉगलर की तरह होती है, एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती है, तो इसीलिए उसको स्ट्रेस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
साथ ही अगर वो स्ट्रेसफुल होती है तो उसकी खाने की हैबिट, थिंकिंग हैबिट सब कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो फैमिली कॉम्प्रोमाइज़, नेशन कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ योग। हमने देखा कि वुमेन की लाइफ एक इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स है, कभी कम कभी ज़्यादा, हर स्टेज उसका हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो इस हार्मोन को कौन बैलेंस कर सकता है? एक ऐसा टूल है, वो है योग, जो इस हार्मोनल इंटरप्ले को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। अब इस हार्मोनल बैलेंस को हम योग के थ्रू बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। बहुत से योग ऐसे हैं जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। और स्ट्रेस भी योग के थ्रू हम रिलीव कर सकते हैं। ये एक गुरुजी हैं हमारे जो राजयोग को सेशन लेते हैं, तो आप सब इसमें इनवाइटेड हैं, आ सकते हैं। 7 से 8 की क्लास होती है सैटरडे, एवरी सैटरडे। अब वुमेन की जो गैप है अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट में क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करने लगती है। सिम्टम आते हैं, उसको ध्यान नहीं देती, तो वो लेट आती है डॉक्टर के पास। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो गैप जो है वो कितनी कम हो पाए या ना रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। तो अगर हम इस तरह अच्छे से हाथ मिला के एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोशिश करें, तो एक वुमेन अगर एम्पावर होती है तो एक पूरी सोसाइटी, पूरा नेशन, पूरी दुनिया एम्पावर हो सकती है। ब्यूटी ऑफ अ वुमेन मस्ट बी सीन फ्रॉम इन हर आइज बिकॉज दैट इज द डोरवे टू हर हार्ट, द प्लेस वेयर लव resides. The beauty of a woman is not in a facial mold, but true beauty in a woman is reflected by her soul. It's the caring that she cares to give, the passion that she shows, and the beauty of a woman with passing years only grows. Thank you.